हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम रेक्टेंगुलर वेवगाइड में पावर ट्रांसमिशन के केस को डिस्कस करेंगे। तो पावर ट्रांसमिशन के लिए आपको पॉइंटिंग वेक्टर और एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव का जो कॉन्सेप्ट है उसे रिवाइज करना होगा। और पॉइंटिंग वेक्टर क्या है, जब भी एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड जो टर्म है पॉइंटिंग वेक्टर, उसका क्या मीनिंग है और उससे हम किस तरीके से टोटल ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए आप रेफरेंस के लिए मेरे पॉइंटिंग वेक्टर के नाम से बनाए गए वीडियो 256 और 257 को रेफ़र कर सकते हैं। और वहाँ से हमने ये कंक्लूज़न निकाला था कि अगर एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव अगर फ्री स्पेस में ट्रेवल कर रही है जिसके साथ एसोसिएटेड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E और अगर मैग्नेटिक फील्ड H है, तो हमने क्या कैलकुलेट किया था कि E क्रॉस H, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपको पावर डेंसिटी मिलेगी। ओके, हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि आप जब भी किसी यूनिफॉर्म प्लेन वेव को डिस्कस कर रहे हैं तो वो प्लेन वेव अपने साथ कितनी पावर होल्ड कर रही है, और इस यूनिफॉर्म प्लेन वेव को अगर आप किसी रिसीविंग एंटीना से रिसीव करेंगे तो आपको कितनी एवरेज पावर रिसीव होगी, उसके लिए आपको पॉइंटिंग वेक्टर फाइंड आउट करना पड़ता है। अगर आप Z डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अगर आप कंसीडर करते हैं तो Z डायरेक्शन में ट्रेवल करती हुई वेव के लिए EX EY हो सकता है, HX HY हो सकता है अगर हम सिंपल ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहे थे। और E क्रॉस H जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जिस डायरेक्शन में आएगा वही आपकी पावर प्रोपोगेशन की डायरेक्शन होगी। ये सब हमने पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था पॉइंटिंग वेक्टर से रिलेटेड? हमने पॉइंटिंग वेक्टर को इस तरीके से एक नोटेशन दिया था। पॉइंटिंग वेक्टर अगर हम डिफाइन करते हैं तो एक तो इसकी यूनिट होती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। इसे ये पावर डेंसिटी एसोसिएटेड विथ अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव प्रोपोगेशन को रिफ्लेक्ट करता है। हमने किस तरह से कैलकुलेट किया था? E क्रॉस H परफॉर्म करके जो हमें क्वांटिटी मिली थी उसे हमने पॉइंटिंग वेक्टर बोला था। और पॉइंटिंग वेक्टर के लिए हमने क्या फॉर्मूलाज कंक्लूड किए थे? दैट इज हाफ 1/2 E स्क्वायर बाय नीटा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है और नीटा अगर आपके मीडियम की इंट्रिंसिक इम्पिडेंस है तो ये पॉइंटिंग वेक्टर आएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। या फिर ये हो सकता है अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में लिखेंगे तो 1/2 नीटा H स्क्वायर वॉट पर मीटर स्क्वायर। ओके, ये है आपके मीडियम की इंट्रिंसिक इम्पिडेंस। अगर हम Z डायरेक्शन की वेव की बात करें तो हमने ऐसे निकाला था EX अपॉन HY का रेशियो इंट्रिंसिक इम्पिडेंस होता है, या EY अपॉन HX का माइनस मान लीजिए क्योंकि E क्रॉस H शुड बी Z। ओके, तो ये हमने इंट्रिंसिक इम्पिडेंस को डिफाइन किया था कि ये X डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और Y डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो मीडियम की इम्पिडेंस कहलाता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड X डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड Y डायरेक्शन में है तो इस तरह से आप नीटा को डिफाइन करेंगे। फाइनली E क्रॉस H शुड बी प्लस Z, इसलिए ये माइनस साइन आया। ओके, ये सब हम अपनी प्रीवियस पॉइंटिंग वेक्टर की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर पॉइंटिंग वेक्टर ये है और इस पॉइंटिंग वेक्टर के साथ एसोसिएटेड अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर रही है और आप उसे किसी रिसीविंग एंटीना पे जिसका कि क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर आप इसके एक नॉर्मल एरिया अगर आप DS पे आप अगर इसे रिसीव करते हैं तो कितनी पावर आप रिसीव करेंगे, उसके लिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला था? पावर, जिसे कि आप एवरेज पावर भी बोलते हैं, एवरेज पावर रिसीव्ड इज इस पावर डेंसिटी का इस सरफेस एरिया के साथ इंटीग्रेशन अगर आप करेंगे तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं डॉट ds। ठीक है, ये इस तरह का जो नोटेशन है वो पॉइंटिंग वेक्टर के लिए, और आपका जो सिंपल नोटेशन p का है उसे आप पावर एवरेज की फॉर्म में
ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ एसोसिएटेड पावर कितनी होगी, पावर डेंसिटी को हम पॉइंटिंग वेक्टर बोलते हैं। इस पॉइंटिंग वेक्टर को रिसीव्ड सरफेस एरिया के साथ जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, वॉट पर मीटर स्क्वायर को जब एरिया मीटर स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे या इस एरिया के अक्रॉस आप इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट करेंगे, तो यू आर फाइनली कैलकुलेटिंग द टोटल रिसीव्ड पावर क्रॉस दिस एरिया। ठीक है, ये हमने कंक्लूजन निकाला था। अब हम आते हैं अपने वेव गाइड की केस में। वेव गाइड की केस में अगर हमारी वेव ट्रेवल कर रही है तो TEM वेव जो है वो ट्रेवल नहीं करती, आइदर इट विल बी TE वेव ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड में वो ट्रेवल करेगी या TM मोड में वो ट्रेवल करेगी, जिसे हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक बोलते मोड ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली जो केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम डोमिनेंट मोड में हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो वेव है वो डोमिनेंट मोड में ट्रेवल कर रही है। तो रेक्टेंगुलर वेव गाइड के लिए डोमिनेंट मोड क्या रहता है, TE10। ये सारी वेव इक्वेशंस, जनरल वेव इक्वेशंस हम अपने वेव गाइड के जनरल वेव इक्वेशन के टॉपिक से बना हुआ वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो में उन बेसिक इक्वेशन में हमें पता है कि अगर TE मोड में वेव ट्रेवल कर रही है तो EZ 0 होगा और M इक्वल्स टू 1 और N इक्वल्स टू 0 रखने पर EX भी 0 हो जाता है और फाइनल जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट एग्जिस्ट करता है दैट इज EY, और इसे जनरल एक्सप्रेशन में आप ऐसे लिख सकते हैं E0 साइन ऑफ पाई एक्स बाई ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड। कई बार इसे माइनस JE0 साइन पाई एक्स बाई ए ई रेज टू पावर माइनस जे बीटा जेड भी लिखा हुआ है कुछ टेक्स्ट बुक में। तो जिस तरीके से भी लिखा है ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस को इंटरचेंज करने पे कई बार E0 और H0 में अगर आपसे पूछा जाता है, ये है आपकी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटी जो कि वेव गाइड में एग्जिस्ट कर सकती है। ओके, ये इसकी पीक वैल्यू होगी ना इस एक्सप्रेशन में। अगर मैग्नेटिक फील्ड की टर्म में पूछा जाता है तो आप जब बेसिक वेव इक्वेशन में E0 को ट्रांसफर करेंगे H0 की फॉर्म पे, तो E0 कैन बी रिप्लेस बाय ओमेगा म्यू ए बाई पाई H0। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है और बेसिकली पावर ट्रांसमिशन पे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रॉब्लम बहुत बनते हैं। तो ये आप एक बार पूरा डिटेल में लिखिए, फिर फाइनली आप केवल इस रिलेशनशिप को अगर याद करेंगे, ठीक है, ओमेगा म्यू ए बाई पाई H0 इस फॉर्म में आप साइन पाई एक्स बाई ए साइन ओमेगा टी माइनस बीटा जेड इस फॉर्म में भी आप EY को लिख सकते हैं। तो अगर हम TE10 मोड इन रेक्टेंगुलर वेव गाइड की बात करें, रेक्टेंगुलर वेव गाइड की अगर हम बात करेंगे उसमें पावर एवरेज क्या होगी। पहले तो आप पॉइंटिंग वेक्टर की बात करें, पॉइंटिंग वेक्टर इज E स्क्वायर बाय 2 नीटा। अगर Z डायरेक्शन में आपकी एनर्जी प्रपोगेट हो रही है, पावर प्रपोगेट हो रही है, तो E का EX कंपोनेंट हो सकता है, EY कंपोनेंट हो सकता है। ठीक है ना, जनरल, ये जनरल आप अगर इसका एक्सप्रेशन लगे तो इसे EX स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर बाय 2 नीटा, ये जनरल केस में। अब TE10 मोड में आपका EX होगा ही नहीं तो EY स्क्वायर बाय 2 नीटा लिख सकते हैं। TE10 के लिए आपका P, ओके, ये इस तरह से घुमा के P विल बी EY स्क्वायर अपॉन 2 नीटा। ये तो हो गया आपका पॉइंटिंग वेक्टर, ठीक है, और इसकी यूनिट होगी वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर आपको पावर निकालनी है, P एवरेज अगर आपको निकालनी है, तो आप इसका सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे। आप हमारे जो क्रॉस सेक्शन जिसमें से पावर ट्रांसमिट हो रही है वेव गाइड के केस में अगर आप इस तरह से कंसिडर करें, इस क्रॉस सेक्शन A और B के अक्रॉस कितनी पावर जो है रिसीव होगी या ट्रांसमिट होगी, तो आपका जो एरिया है वो ये रहेगा। इसके अक्रॉस आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं पॉइंटिंग वेक्टर डॉट DS। इस केस में हमारा DS क्या होगा, पॉइंटिंग वेक्टर DX
डी वाई विद द लिमिट्स x की लिमिट 0 to a और y की लिमिट 0 to b। तो ये है आपका पावर डेंसिटी वॉट पर मीटर स्क्वायर dx dy से मल्टीप्लाई होके आप फाइनली पावर एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप जब बात कर रहे हैं डोमिनेट TE10 मोड की, तो उसमें केवल इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा और आप इसे लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 नीटा EY स्क्वायर dx dy with the limit 0 to a and 0 to b। EY स्क्वायर का dx dy के रेस्पेक्ट में इस लिमिट्स के साथ जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आप एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे। 1/2 नीटा जो है वो आपकी इंट्रिंसिक इम्पिडेंस को, ओमिक लॉसेस को मीडियम में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप इस तरह से चलें, EY स्क्वायर की जगह आप ये रखेंगे 1/2 नीटा E0 स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई x बाई a एंड साइन स्क्वायर ओमेगा t माइनस बीटा z dx dy विद द लिमिट 0 to a एंड 0 to b। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे या इसकी जगह पे आप e रेज टू पावर माइनस जे बीटा z रखते हैं तो ये dx और dy के रेस्पेक्ट में आपका एक कांस्टेंट टर्म हो जाता है। यहाँ पे ये जो टर्म है जिसमें x आ रहा है, इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन ओवर अ कंप्लीट टाइम पीरियड जो है वो हाफ होता है। ओके, तो अगर इसका एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन अगर हाफ आता है और आप x और y की लिमिट पुट करके आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये जो आपकी आ जाएगी, ये देखो E0 स्क्वायर आपका कॉमन था, E0 स्क्वायर बाई 2 नीटा लिख सकते हैं और इस एक्सप्रेशन का जो फाइनल रिजल्ट आएगा दैट विल बी AB बाय 2। तो आप लिख सकते हैं कि पावर एवरेज इज नथिंग बट E0 स्क्वायर AB बाय 4 नीटा। ओके, ये है मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैपेसिटी जो वेवगाइड में एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आपसे मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू या थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछे, आपको पावर एवरेज देके थ्रेशोल्ड वैल्यू पूछी जा सकती है, पीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देके आपसे एवरेज पावर हैंडलिंग पूछी जा सकती है, तो किसी भी तरीके से आपसे एक्सप्रेशन पूछा जाए E0 स्क्वायर की जगह आप ये भी लिख सकते हैं। तो आपसे कई बार इसे हम अगर पूछा जाए तो ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर ए स्क्वायर H0 स्क्वायर AB अपॉन 4 नीटा भी पाई स्क्वायर भी आएगा, पाई स्क्वायर 4 नीटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तब आप मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पावर एवरेज P एवरेज क्या निकली है, P एवरेज इज E0 स्क्वायर AB अपॉन 4 नीटा। ओके, तो यहाँ पे इस कंक्लूजन को हम, ये फॉर्मूला जब हम खुद से डेरिवेशन कर लेते हैं तो समझ में आके याद होना बहुत आसान हो जाता है। बेसिकली अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो कन्वर्जन है ये आप बेसिक वेव इक्वेशन में से डिराइव करके कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो यू नीड अ फास्टर रिकॉल ऑफ योर फार्मूलाज। तो इस फॉर्मूला को आप याद कर सकते हैं, 2 से 3 बार लिखिए फिर याद आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद अभी आपका जो ESC का मेंस था 2020 में, इसी इतने से फॉर्मूले पे बेस आपका एक 20 मार्क्स का सब्जेक्टिव प्रॉब्लम आपके मेंस में आया हुआ है। तो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा तो आपको ये डिराइव करके रखने की ज़रूरत नहीं है। यू सिंपली मेंशन द average power formula and put all the values in this formula and you can get 20 marks. okay, तो अब हम अपने फाइनल टचअप के लिए इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं और कुछ असाइनमेंट प्रॉब्लम भी आप कर लीजिएगा। तो पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड किसी भी तरीके का चाहे फॉर्मूला हो, चाहे छोटा न्यूमेरिकल हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, आप बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको सॉल्व कर लें। तो हमारे पूरे डिस्कशन की समरी ये हो गई है कि पावर एवरेज पावर ट्रांसमिटेड इन अ वेवगाइड विल बी E0 स्क्वायर AB बाय 4 नीटा विल बी ओमेगा स्क्वायर म्यू स्क्वायर A स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर 4 नीटा H0 स्क्वायर AB। E0 इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है और H0 जो है मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, नीटा है।
आपका जो मोड ट्रेवल कर रहा है उस मोड से रिलेटेड इम्पिडेंस। ओके, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डोमिनेंट मोड के लिए, हमने ये डेरिवेशन किया तो दिस नीटा विल बी फॉर TE10। ओके, ये आपकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। नीटा में आपकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और मोड की सारी स्पेसिफिकेशंस आ जानी है। इस समरी फॉर्मूला के बाद हम अपनी एक प्रॉब्लम पढ़ते हैं, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम को। द इनसाइड डायमेंशन ऑफ 9 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया है? F मिल गया है। ये ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी F होती है। 9 गीगाहर्ट्ज एयर फील्ड भी मिल गया है। ओके, अगर एयर फील्ड नहीं होगा तो नीटा या वेव वेलोसिटी सब उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा, इस केस में आपको क्योंकि एयर फील्ड मिल गया है तो V × 10⁸ लिख सकते हैं। नीटा आपका 120 पाई हो जाएगा। ठीक है ना। वेवगाइड आर 2.286 सेंटीमीटर इंटू 1.016 सेंटीमीटर। ये आपकी A और B भी आपको मिल गई है। फाइंड द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी ट्रांसमिटेड इन TE मोड अज्यूमिंग दैट द ब्रेकडाउन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज दिस। इसका मतलब आपको क्या दी गई है? ब्रेकडाउन का मतलब मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट कैन बी एग्जिस्टेड ओवर दिस वेवगाइड। इस वेवगाइड में कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकती है जब आप इसमें पावर ट्रांसमिशन करा रहे हैं, वो हमसे देके और एवरेज पावर ट्रांसमिशन पूछा गया है। तो हमें E0 दिया हुआ है, A और B हमें दिया गया है। हमें नीटा TE कैलकुलेट करके पावर एवरेज कैलकुलेट करना है। ओके, तो पहले तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या क्या है? F = 9 गीगाहर्ट्ज, A = 2.286 सेंटीमीटर, B = 1.016 सेंटीमीटर। ओके, आपको ये सब मिल गया। E0 भी आपको दिया हुआ है। E0 = 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ओके, E0 देखिए एवरेज पावर भी पूछी जा सकती थी। इस फाइनल फॉर्मूला के आसपास कुछ भी आपसे इंटरचेंज करके पूछा जा सकता है, डायमेंशंस पूछी जा सकती है। ये हो गया। अब आपको कैलकुलेट करना होगा नीटा TE। नीटा TE क्या रहता है? नीटा TE इज नथिंग बट नीटा अपॉन √1 - FC/F का स्क्वायर। इस तरीके से निकालते हैं। FC आपको निकालना है। अगर हमसे FC पूछा जाएगा तो FC हम इसको डोमिनेट मोड में ट्रेवल करता हुआ कंसिडर करेंगे और FC इज V/λc। V इज द वेलोसिटी इन मीडियम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, एंड λc इज द कट ऑफ वेवलेंथ। और डोमिनेट मोड के लिए कंसिडर करेंगे जब हमसे इस तरीके की प्रॉब्लम पूछी गई है, मैक्सिमम ब्रेकडाउन अगर इंटेंसिटी आपको देके, हमने ये जो कैलकुलेशन की है ये डोमिनेट मोड के लिए की है, डोमिनेट मोड TE10 के लिए। ओके, तो इस केस में λc जो होता है वो होता है आपका 2A। λc इज 2A फॉर TE10 मोड। A क्या है? A है 2.286 सेंटीमीटर। इससे जब आप FC निकालेंगे तो FC आपका आ गया है 6.56 गीगाहर्ट्ज। आपने एक कैलकुलेशन करके रख ली। इस कैलकुलेशन के बाद में अब आपको कैलकुलेट करना है नीटा TE। नीटा TE क्या होगा? नीटा TE विल बी नीटा अपॉन 1 - FC/F का स्क्वायर। नीटा इज द वेव इम्पिडेंस, इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द मीडियम। यहाँ पे हमारा एयर फील्ड है तो एयर में क्या रहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इम्पिडेंस 120 पाई डिवाइड बाय √1 - 6.56 डिवाइड बाय 9, दोनों गीगाहर्ट्ज में स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 550.65 ओम। ये आ गई है आपकी नीटा इम्पिडेंस फॉर TE मोड। ओके, इन दोनों कंक्लूजन पे बेस्ड जब आप पावर एवरेज निकालेंगे तो एवरेज पावर विल बी, इसका आपको वैल्यू दे रखा है 3 × 10⁶ का स्क्वायर इंटू 2.286 सेंटीमीटर इंटू 1.016 सेंटीमीटर डिवाइड बाय, आप इसको 4 इंटू नीटा TE की वैल्यू आई
550.65 ओम। इससे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो P एवरेज इन दिस केस कम्स 949 किलोवाट। ये आपका 2 से 3 मिनट का कैलकुलेशन है एंड यू आर स्कोरिंग 20 मार्क्स। ओके, छोटे छोटे टॉपिक्स को फर्स्ट टाइम डिटेल में डेरिवेशन करिए। आप बहुत सारे लेंथी डेरिवेशन को देख के एक बार के लिए उस टॉपिक को छोड़ देते हैं, बाद में करेंगे। तो इस तरीके से एक एक टॉपिक को छोड़ते छोड़ते हम अपना स्कोर जो है वो कम करते जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम अभी आपके पास जब आप सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, डिटेल में पढ़िए, वो डेरिवेशन करिए। आपने वो डेरिवेशन जब खुद से किया तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको खुद ही याद हो जाएगा और इस छोटे से फॉर्मूला पे आप अपना जो स्कोर है वो अपने आप बढ़ा सकते हैं। और अगर डेरिवेशन के लिए भी पूछें, जब हम मेंस लिखते हैं तो हमसे कैलकुलेट करने के लिए भी कहा जा सकता है। बहुत सारे फॉर्मूलाज एक्सपेक्ट नहीं करता एक एग्जामिनर की स्टूडेंट को याद हो कि अगर आपका एक वेव गाइड है तो उसमें सारी आपको फील्ड की इक्वेशंस, जनरल इक्वेशंस याद हो। ऐसा नहीं करेंगे, आपसे इक्वेशंस डिराइव करवाई जा सकती है सब्जेक्टिव में, लेकिन उन इक्वेशन पे बेस्ड आपसे अगर एक न्यूमेरिकल करवाया जाए तो इतना लेंथी न्यूमेरिकल मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं आता है। तो आप डेरिवेशन करिए, घर पे आप ज़रूर से करिए, उसे स्किप नहीं करिए, क्योंकि जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें ये फार्मूला, बहुत सारे फार्मूला, जब स्ट्रेट फार्मूलाज लिखेंगे तो वो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे और आपको रटने में आसानी नहीं रहेगी। सो प्लीज़ डू राइट द डेरिवेशन और उन्हें खुद से करें और उन्हें समझने की कोशिश करें, तो हमारा जो ब्रेन है वो उनको कैच कर लेता है और वो परमानेंट मेमोरी में वो जो कंक्लूजन है वो चला जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। असाइनमेंट प्रॉब्लम्स भी आप इसी टॉपिक पे इसी से मिलती जुलती ज़रूर से करिएगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।